मैंने सर घुमा कर देखा, दरवाजे पर काजल खड़ी थी और कड़ी नजरों से नर्स को घूर रही थी। हस्बे मामूल उसके बेपनाह घने बाल बिखरे हुए थे और स्याह आंखों में गुस्सा चमक रहा था। उसने अंदर आकर नर्स से कहा, गेट आउट। नर्स दम बखुद रह गई थी। खालबन उसे एक बच्ची से इस लफ्ज और इस लहजे की उम्मीद नहीं थी। वो अभी इस हुक्म के बारे में सोच ही रही थी। मैं जानता था कि अब क्या होगा। नर्स उसकी बात नहीं मानेगी और वह जुनूनी हो जाएगी। फिल वक्त मैं इस काबिल नहीं था कि उसे रोक सकूं। अपने मुआमले में उसे मैंने ऐसा ही जुनूनी पाया था। जब उसने जरा होश संभाला था तो माँ की परवाह किए बगैर घंटों मेरी गोद में चढ़ी रहती थी और किसी सूरत उतरने को तैयार नहीं होती थी। अगर मैं उसे उसकी मर्जी के खिलाफ गोद से उतार देता था तो वो रो रो कर आसमान सर पर उठा लेती थी। मुझे भी स्याह चमकती आंखों वाली ये लड़की अच्छी लगती थी, लेकिन जब वो रोती थी तो मुझे बेजार कर देती थी। इसे जान छुड़ाने के लिए मैं नीचे जाने से गुरेज किया करता था तो वो मुझे तलाश करती ऊपर आ जाती और किसी न किसी तरह मुझे ढूंढ निकालती थी। महापारा उसे मेरी लैला कहती थी। वह मुझे छेड़ा करती थी, यूसुफ जरा सोच, अगर बड़े होकर इसने कह दिया कि इसने तुमसे शादी करनी है तो? हरगिज नहीं, मैं जल्दी से कहता, मैं इस काली रोने वाली लड़की से शादी नहीं करूंगा। काली का इतना प्यारा रंग है, तुम्हें मालूम है गोरे अपनी जिल्द इस रंग की करने के लिए घंटों धूप सेकते हैं। सच्ची बात तो ये थी कि बचपन में जब काजल ने मेरे बाल खींचे थे मैं उसे चिढ़ने लगा था। वो जबरदस्ती मेरे सर हो जाती थी तो मैं जहरा बेगम के खौफ से उसे बर्दाश्त कर लेता था, मगर रफ्ता रफ्ता मैं उसका आदी हो चुका था। जैसे शराबी तल्ख शराब के आदी हो जाते हैं। फिर मैं उसके जुनून से डरने लगा। उससे के आलम में वो अपने साथ मुझे भी नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करती थी। एक बार उसने इतनी सी बात पर पेपर वेट मेरे सर पर खींच मारा था कि मैं उसके साथ खेलने की बजाय पढ़ने में मसरूफ था। मेरा सर फट गया था। दूसरी बार उसने ऐसी ही किसी बात पर नाराज होकर स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी थी। इसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। खुशकिस्मती से मुझे तैराकी आती थी और उसके डूबने से पहले मैं उसे निकाल लाया था। वो दोबारा पानी में कूदने पर कमर बस्ता थी। अगर मैं उसकी बात न मानता तो वो पानी में कूद भी जाती। वो इतनी ही जिद्दी थी। बाद में अक्सर किसी बात पर मैं जलकर उससे कहता, अच्छा था कि उस रोज मैं तुम्हें स्विमिंग पूल से ना निकालता। तो ना निकालते? वो इत्मीनान से कहती, मैंने तो नहीं कहा था मुझे निकालो। मैं बन्ना कर कहता, अगर ना निकालता तो तुम्हारी वालदा मोहतरमा इल्जाम लगाती कि मैंने ही तुम्हें धक्का दिया था। तो मैं आइंदा स्विमिंग पूल में छलांग नहीं लगाऊंगी। उसने सोच कर कहा, क्या मतलब? मैं चौंका। आइंदा तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी तो मैं मम्मा की सारी नींद की गोलियां खा लूंगी। इसने गोया तजवीज पेश की। फिर तो मम्मा तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी? मैंने सर पकड़ लिया। खुदा के लिए काजल की बच्ची, तुम धमकियां देना तो नहीं छोड़ोगी? बिल्कुल नहीं, उसने कती लहजा में कहा। वो सिर्फ 8 साल की थी और मेरे पास किसी 1 साला बच्ची को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसने नर्स को मेरे करीब देख लिया था और मुझे नर्स की आफियत खतरे में नजर आ रही थी। इससे पहले वो कुछ कहती, मैंने जल्दी से नर्स से कहा, सिस्टर आप प्लीज बाहर जाइए। नर्स ने बाहर जाने की दरख्वास्त से ज्यादा लफ्ज सिस्टर का बुरा बनाया था। काजल पास आकर मुझे घूरने लगी थी। ये नर्स की बच्ची तुम्हारे पास क्या कर रही थी? उसने हासदाना लहजे में कहा। मेरा टेम्परेचर ले रही थी। मैंने कहा, जल्दी में मुझे यही बहाना सूझा था। थर्मामीटर कहाँ था इसके पास? उसने मशकूक अंदाज में मुझे देखा। ऐसे ही चेक कर रही थी। मैंने चिढ़कर कहा, और तुम अब आ रही हो मुझे देखने? मैं आई थी, तुम सो रहे थे। अभी मम्मा नहीं आने दे रही थी। वो बिला तकल्लुफ मेरे बिस्तर पर चढ़ गई। इन दिनों वो कासी फरबा हुआ करती थी। मोटी कहीं की मुझ पर कहाँ चढ़ी आ रही हो? पहले ही मेरी हड्डियां टूटी हुई हैं, 1-2 तुम तोड़ दोगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो जानबूझकर मुझसे चिपक कर बैठ गई। तुमने पूछा नहीं कि अब मम्मा ने मुझे आने की इजाजत कैसे दी? तुमने यकीनन खाना नहीं खाया होगा, मैंने अंदाजा लगाया, लेकिन तुमने छुपकर कुछ न कुछ खाया होगा। जी नहीं। उसने फौरन सफाई पेश की। मैंने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया। मैं दंग रह गया। तुमने 2 दिन कुछ नहीं खाया और सोई भी नहीं? उसने फहातियाना अंदाज में कहा। फिर मम्मा ने इजाजत दे दी। मैंने दाएं हाथ से सर थाम लिया। काजल तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? बस हूं। वो गुस्से में आ गई। और ये नर्स यहाँ क्यों है? इससे कहो कि यहाँ से दफा हो जाए, वरना मैं कोई चीज मारकर इसका सर तोड़ दूंगी। बाबा वो मेरे साथ खेलने नहीं आई है, मैंने उसे समझाया। मैं बीमार हूं, वो मेरी देखभाल कर रही है। देखभाल मैं भी कर सकती हूँ, उसने कहा। देखभाल मैं भी कर सकती हूँ। मैंने उसकी नकल उतारी। इंजेक्शन लगाना तो एक तरफ रहा, तुम्हें थर्मामीटर भी देखना नहीं आता। अच्छा, तब कोई दूसरी नर्स रख लो, आंटी जैसी, उसने कहा। लेकिन ये यहाँ नहीं रहेगी। महापारा को वो आंटी कहती थी। शायद वो कहना चाह रही थी कि महापारा की उम्र की कोई नर्स रख लूं, लेकिन वो कह नहीं सकी थी। आज मैं सोचता हूं तो हैरान रह जाता हूं। क्या एक 8 साला बच्ची किसी जवान लड़की की तरह हसद कर सकती है? वो अपने महबूब के पास किसी दूसरी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती।
चाहे वो एक मेहरबान नर्स ही क्यों ना हो। वो तमाम तर कुर्बतों का हकदार सिर्फ खुद को समझती है। कुछ ऐसा ही रवैया काजल का भी था। ये कुछ अरसे बाद की बात है। उसने मुझे धमकी थी, अगर तुम्हारे साथ कोई दूसरी लड़की नजर आई ना तो मैं उसे मार डालूंगी। मैंने उसका मजाक उड़ाया, कैसे मार डालोगी, चूहिया सी तो हो। उसकी रात सी काली आंखों में गुस्सा दहक उठा था। उसने पैर पटक कर कहा, बस मार डालूंगी। इस रात भी वो कुछ ऐसे ही मूड में थी। सॉरी काजल, नर्स को मैंने नहीं रखा और ना ही मैं इसे निकाल सकता हूं। मैं निकाल दूंगी, उसने कहा। खुदा के लिए काजल, वो सिर्फ एक नर्स है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे समझाऊं। तुम इस नर्स को नहीं भगाओगे, उसने अल्टीमेटम देने वाले अंदाज में कहा। मैं इसे कैसे भगा सकता हूं? ठीक है, अब वो इस कमरे में आई तो मैं इस खिड़की से छलांग लगा दूंगी। उसने बेडरूम की खिड़की की तरफ इशारा किया। अहमक लड़की, ये खिड़की जमीन से बहुत ऊंची है, तुम्हारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। खो जाए लेकिन वो नर्स यहाँ नहीं रहेगी। मैंने यकदम उसे अपने सही बाजू से दबोच लिया। उसने कभी मुजाहमत नहीं की थी। काजल, मैं तुम्हें ज़हरा बेगम के हवाले कर दूंगा और इसे कहूंगा कि तुम्हें संभाल कर रखे। कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं तो मैं बाद में आकर खिड़की से छलांग लगा दूंगी। मेरा दिल चाहा कि इस लड़की का सर तोड़ दूं, मगर फिलहाल मैं खुद बिस्तर पर पड़ा था। इसलिए मैं नर्स कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें रखे प्याले से भाप उठ रही थी। मेरा डिनर आ गया था। इसे देखते ही मैं बदहवास हो गया। अगर वो मेरे करीब आ जाती तो काजल जरूर अपनी धमकी को अमली जामा पहना देती। अगर इसे अभी मौका नहीं मिलता तो वह बाद में यह काम कर गुजरती। मैं उसकी हर धर्म तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ था। मैंने देखा कि काजल को मेरे साथ लगे बैठे देखकर नर्स के चेहरे पर नागवारी के तासरात उभर रहे थे। हालांकि ये बहुत आम सा मंजर था। काजल बच्ची थी। शायद ये बात सच है कि इंसानों के दरमियान एक गैर मरई राब्ता होता है जो इन्हें एक दूसरे के एहसासात से आगाह रखता है। कुछ ऐसा ही राब्ता हम तीनों के दरमियान भी था। नर्स उसे एक बच्ची नहीं समझ रही थी, बल्कि वो उसे एक दूसरी औरत की नजर से देख रही थी जो मुझ पर काबिज थी। कुछ ऐसा ही काजल महसूस कर रही थी। वो मुझ पर सिर्फ अपना हक समझती थी और नर्स को मुझसे दूर रखना चाहती थी। मैं इनके दरमियान सैंडविच बन गया था। नर्स मेरी तरफ आने लगी। इसे वहीं रख दो, मैंने बौखला कर कहा। अभी तुम यहां से जाओ। मैंने काजल को छोड़ दिया था, मगर वो बदस्तूर मेरी बगल में घुसी बैठी थी। और अब दोबारा इस कमरे में मत आना। काजल की बात पर नर्स के नर्मो सुबक चेहरे के तासरात बदल गए थे। बाज़ाहिर उसने मुस्कुराते हुए लेकिन असल में काट खाने वाले लहजे में काजल से कहा, सुनो बेबी, अपनी अम्मी के पास जाओ, वो तुम्हें तलाश कर रही है। नर्स, इस बार मैंने सख्त लहजे में कहा, प्लीज आप जाएं, जब आपकी जरूरत होगी आपको तलब कर लिया जाएगा। नर्स ने पटकने के से अंदाज में ट्रे मेज पर रखी और पैर पटकती हुई कमरे से निकल गई। इसके जाने के बाद मैंने काजल से कहा, बाबा तुम तो हटो, तुम्हारे दो मन बोझ से मेरा दूसरा बाजू भी टूटा जा रहा है। वो शरारत से हंसी। इसके अंदाज में फतेह का गरूर नुमाया था। इसने बिस्तर से छलांग लगाई और सूप की ट्रे उठा लाई। सलीके से नैपकिन मेरे सीने पर फैलाया और चमचे से सूप पिलाने लगी। तुम कभी कभी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती हो काजल, मैंने सूप निगलते हुए कहा। अहमक और जिद्दी लड़की। उसने जैसे सुना ही नहीं। उसका मकसद पूरा हो गया था। अब वो मुझसे बुरा भला भी सुन सकती थी और मार भी खा सकती थी। स्विमिंग पूल वाले वाक़े के बाद मैंने उसकी अच्छी खासी मुरम्मत की थी, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ था। सूप पिलाने के बाद उसने मेरा मुंह साफ किया और ट्रे लेकर चली गई। रात को डॉक्टर ने आकर मेरा मुआयना किया। वो मेरी सेहतयाबी की रफ्तार से मुतमईन था। मैंने उसे अब ख्वाब आवर दवा देने से मना कर दिया। ओके, पेन किलर ही काफ़ी है, इन्हीं से आपको अच्छी नींद आ जाएगी, उसने कहा। काजल उसके बाद दोबारा नहीं आई थी और ना ही वो नर्स आई थी। गालबन यूं भगाए जाने पर उसने अपनी तौहीन महसूस की थी और दोबारा आना गवारा नहीं किया। लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। मुसलसल 8 दिन ख्वाबावर दवाओं के जेर असर रहने के बाद मिलियाज खुद सोना मुश्किल हो रहा था और जिस्म भी नींद तलब नहीं कर रहा था। लेकिन दर्द कुछ दवाओं के जेर असर में हल्की सी गनूदगी महसूस करने लगा था। रात का कोई पहर था जब मेरे हवास ने मुझे खबरदार किया। कोई मेरे पास ही था। मैंने आंखें खोली। कमरे में तारीकी थी, लेकिन खिड़की से छिन कर आती रोशनी में मुझे सफ़ेद वजूद को देखने में कोई खास दुश्वारी पेश नहीं आई, जो मेरे बिस्तर के बिल्कुल पास खड़ा था। अगले लम्हे मैंने उसे पहचान लिया। वो नर्स थी और रात की इस खामोश तारीकी में खामोशी से मेरे बिस्तर के पास साकित खड़ी थी। क्यों, मैं नहीं जानता था। तब उसने हरकत की और नर्मो नाजुक सा हाथ मेरे सीने पर रख दिया। सीने पर उस जगह प्लास्टर चढ़ा हुआ था। रफ्ता रफ्ता उसका हाथ ऊपर की तरफ रेंगने लगा। वो बिस्तर पर किनारे टिक गई थी और मैं उसके जिस्म की महक महसूस करने लगा। मैं इसके आज़ाम से बेखबर था, लेकिन ना जाने क्यों उसकी कुर्बत से मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। हाथ रेंगता हुआ मेरी गर्दन तक आ गया। उसका लम्स महसूस करके मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ने लगी। फिर नरमी से उसने मेरे चेहरे को छुआ। रफ्ता रफ्ता उसका शाखे गुल जैसा बदन लचक कर मेरी तरफ झुकने लगा। मुझे ये सोचने की मोहलत नहीं मिली कि वो क्या करने जा रही थी
क्योंकि मुझे ये सब अच्छा लग रहा था। मैं उसकी गर्म सांस की महक अपने चेहरे पर महसूस करने लगा था। रफ्ता रफ्ता ये सांसें मेरे बेहद करीब आ गई थी। अचानक मैंने उसे अपने दाएं बाजू की गिरफ्त में लिया तो बुरी तरह चौंकी थी। इसका ख्याल था कि मैं ख्वाब आवर दवा के जेर असर सो रहा था। वो एक लम्हे को कसमसाई फिर साकित हो गई। लम्हात मेरे लिए रुक गए थे और मेरी ख्वाहिश थी कि ये इसी तरह रुके रहे। ये नरमी, गर्मी और ये शेरीनी मुझे हमेशा मिलती रहे, मगर हर ख्वाहिश पूरी कहाँ होती है। अचानक मुझे दरवाजे की तरफ से आहट महसूस हुई। ये आहट नर्स ने भी महसूस कर ली थी। वो उछलकर मुझसे अलग हो गई थी, लेकिन उसे जरा देर हो चुकी थी। मैंने बेडरूम की फिजा में परफ्यूम की तेज खुशबू फैलते महसूस की और उसके साथ एक नन्हा सा शोला चमका। लाइटर काजल के हाथ में था। कुत्तिया, उसने नफरत से भरपूर लहजे में कहा और जलता लाइटर नर्स के कपड़ों से लगा दिया। एकदम उसकी कमीज ने आग पकड़ ली थी। नर्स के मुंह से एक चीख निकली। उसने दीवानावार हाथ मारकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते उसकी कमीज के दामन ने पूरी तरह आग पकड़ ली थी। काजल के दूसरे हाथ में परफ्यूम की शीशी थी। उसने एक हाथ से नर्स पर परफ्यूम छिड़का था और दूसरे हाथ से लाइटर से आग लगा दी थी। काजल, उल्लू की पट्टी, ये क्या किया तुमने? मैंने चिल्लाकर कहा, लेकिन वो कमरे से जा चुकी थी। नर्स दीवानावार चिल्ला रही थी और अपनी कमीज में लगी आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। मैंने चिल्लाकर उसे कमीज उतारने को कहा, लेकिन खौफ के मारे उसे मेरी बात समझ ही नहीं आ रही थी। इसीलिए मैं मापारा बेडरूम में आई। उन्होंने एक नजर जलती नर्स को देखा और रोशनी करके फौरन उसे जमीन पर गिराकर अपनी चादर उसकी कमीज के जलते हिस्सों पर मारने लगी। देखते ही देखते आग बुझ गई थी। खुशकिस्मती से नर्स ने चुस्त कमीज नहीं पहन रखी थी, इस वजह से उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। सिर्फ पेट और कमर की खाल मामूली सी झुलसी थी। वो दहशत ज्यादा थी। डॉक्टर भी आ गया था। वो इसे अपने साथ दूसरे कमरे में ले गया और उसके जख्मों की मरहम पट्टी शुरू कर दी। यूसुफ, ये क्या हुआ था? उसके जाते ही महापारा ने मुझसे पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैंने अनजान बनकर कहा। इसकी चीखें सुनकर मेरी आंख खुली थी। अच्छा, उन्होंने अपने रुमाल से मेरा मुंह साफ किया। अब तुम सो जाओ, मैं नर्स से मालूम करती हूँ। मुझे तशवीश होने लगी कि कहीं खौफजदा नर्स भांडा ना फोड़ दे। अगली सुबह महापारा ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मुझे शुबा होता कि नर्स ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। मरहम पट्टी के बाद रात ही को नर्स को उसके घर भेज दिया गया था, लेकिन बरसों बाद मुझे मालूम हुआ कि महापारा ने रात ही सारी कहानी का अंदाजा लगा लिया था। उन्होंने रुमाल से चेहरा साफ करने के दौरान मेरे चेहरे से वो सारे दाग मिटा दिए थे जो रात की उस तारीकी में आए थे। जमशेद अली के हफ्ते बाद आ गए। वो सीधे मेरे पास आए। इस वक्त मैं कमरे में चहलकदमी की मशक कर रहा था। मेरी सख्त बैंडेज उतर चुकी थी, मगर चलने के दौरान अभी भी घुटने में हल्की सी टीस उठती थी। हस्बे मामूल काजल मेरे साथ थी और महापारा मुझे सहारा देकर वाक करा रही थी। जमशेद अली अचानक आए तो हम सब ही चौंक गए थे। सबसे पहले काजल दौड़ी और डैडी कहकर उनसे लिपट गई। उन्होंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। नाटी गर्ल, इन्होंने काजल की नाक मरोड़ी। ये हर वक्त कैसा हुलिया बना रखती हो तुम? डैडी, यूसुफ ठीक हो गया है, जवाब में वो चहकी। इन्होंने एक नजर मुझे देखा, फिर काजल को गोद से उतारा। चलो अब तुम नीचे जाओ और जब तक मैं आऊं नहा धोकर अच्छी बच्चियों की तरह तैयार हो जाओ। बादल नखास्ता काजल रुखसत हुई तो वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। कैसे हो यूसुफ? उन्होंने सरसरी से अंदाज में पूछा। इनके अंदाज और किसी हद तक सर्द रवैये से मुझे धचका लगा था। मैं शायद कुछ और ही तवक्का कर रहा था। मेरे कुछ कहने से पहले ही जमशेद अली मापारा की तरफ मुतवज्जा हो गए। डॉक्टर क्या कहता है? मापारा को भी इनका अंदाज बुरा लगा था। उन्होंने सपाट लहजा में कहा, यह बात आपको यूसुफ भी बता सकता है। जमशेद अली की पेशानी पर हल्का सब्बल ला गया था। व्हाट डू यू मीन? मैंने तुमसे पूछा है। मैंने फौरन मुदाखलत की। पापा, दरअसल महापारा को इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं है। क्यों इल्म नहीं? उनकी बरहमी में इजाफा हो रहा था। सॉरी सर, महापारा ने सर झुकाकर कहा तो जमशेद के चेहरे से बरहमी के तासरात मालूम होने लगे। मैंने अक्सर देखा था कि वो महापारा पर कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, जब वो सर झुकाकर सॉरी सर कहती थी तो इनका गुस्सा झाग की तरह बैठ जाता था। ओके ओके, वो बोले, प्लीज जरा मेरे लिए कॉफी मंगवाओ। महापारा के जाते ही वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। इस दफा उनके रवैये में तब्दीली आई थी। इनके अंदाज में मोहब्बत और अपनायत शामिल हो गई थी। वो मुझसे मेरे जख्मों और चोटों के बारे में पूछते रहे। जब मैंने हादसे का जिक्र किया तो उनका चेहरा सुर्ख हो गया। देख लूंगा इन लोगों को, वो जेरे लब बोले। किन लोगों को पापा? वो चौंके। हाँ, किसी को नहीं। पर अब तुम मुझे शुरू से बताओ, मेरे बाद यहाँ क्या हुआ था? मैंने बात स्कूल के बाहर हमले से शुरू की। जमशेद अली गौर से सुनते रहे। जब मैंने आमिर खान के दिए कागज का जिक्र किया जिस पर नामानूस जुबान में कुछ लिखा था तो वो चौंके। आमिर खान ने वो कागज मुझे इसलिए दिया था कि अगर उसकी मौत वाक़ई हो जाए तो मैं ये कागज जमशेद अली के हवाले कर दूं। उन्होंने इस्तराब से पूछा, कहाँ है वो कागज? मैंने तस्वीर के अक्कम में छुपा कागज निकाल कर उन्हें दे दिया।
उन्होंने कागज पर लिखी इबारत पढ़ना शुरू की तो मुझे अंदाजा हुआ कि इनके लिए रस्मुल खत अजनबी नहीं था। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे इनके गुस्से में भी इजाफा होता जा रहा था। आखिर में उन्होंने दोनों कागज मुट्ठी में दबाकर चुरमुर कर दिए थे। इसमें क्या लिखा है पापा? मैंने डरते डरते पूछा। वो चौंके। तुम्हें यकीन है कि आमिर खान ही ने कागज दिए थे तुम्हें? जी पापा, मैंने 100% से यकीन से कहा। मैंने इसे सबसे छुपा कर रखा था, माँ पारा को भी नहीं बताया था। लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। आमिर खान ने लिखा है कि तुम्हारी जिंदगी को कुछ लोगों की तरफ से खतरा लाक है और अब वो इसके पीछे भी पड़ गए हैं। आमिर खान सच्चा था। इस पर 2 बार कातलाना हमले हुए और दुश्मनों ने बिल्लाकर उसकी जान ले ली। जमशेद अली टहलने लगी। अगर वो कुछ जानता था तो उसने खत में क्यों नहीं लिखा, और अगर वो दुश्मनों के बारे में नहीं जानता था तो उन्होंने उसकी जान क्यों ली? शायद इसलिए कि वो फिर मुझ तक आसानी से पहुंच सकते थे, मैंने सोचकर कहा। जमशेद अली ने नफी में सर हिलाया। नो सन, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ आमिर खान पर इन्हिसार नहीं कर सकता था, मैंने इसके अलावा भी तुम्हारी हिफाजत का बंदोबस्त कर रखा है। मगर क्यों? मैं एक बार फिर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने लगा। आखिर मुझे किन लोगों से खतरा है? जल्द तुम सब जान जाओगे, उन्होंने टालने वाले अंदाज में कहा। अभी क्यों नहीं? मेरी आवाज किसी कदर बुलंद थी। अभी तुम्हारे लिए कुछ जानना बेकार है, तुम कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा अपने जहन को थकाने की जरूरत नहीं है। फिलवक्त तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए एक नया मुहाफिज लाया हूं, वो कल तुमसे मिलेगा। क्या फायदा, दुश्मन उसे भी मार देंगे, मैंने तल्खी से कहा। फिर आपको मेरे लिए एक और मुहाफिज लाना पड़ेगा। जमशेद अली हंसे। फिक्र मत करो, वो लोहे का चना है, दुश्मनों के दांत तोड़ देगा, वो तुम्हारा उस्ताद भी होगा। उस्ताद? किस मामले में? मैंने पूछा। देख लेना। खैर अब तुम आराम करो, मैं चलता हूं। वो दरवाजे पर पहुंच कर रुके। इन नर्स का क्या चक्कर है? उनके अचानक पूछने पर मैं बौखला गया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस वाक़े से भी बाखबर होंगे। मैंने उन्हें मुनासिब अल्फाज में इतना ही बताया जितना कि महापारा ने दूसरे अफराद के इल्म में लाया था। वो खिलाफ तवक्का हंसे और फिर मानी के अंदाज में बोले, काजल इज ए रियली जेलसी गर्ल। मैं सुन सा रह गया था। तो क्या इन्हें असल बात का भी इल्म हो गया था? लेकिन कैसे? सिर्फ एक ही जरिया था जिससे इन तक ये बात पहुंच सकती थी, यानी नर्स, और जहां तक मेरे इल्म में था इसने भी असल वाकया गोल कर दिया था। उसने बताया था कि तारीकी में वो स्विच तलाश नहीं कर पा रही थी और उसने लाइटर चलाया था। गलती से उसकी कमीज में आग लग गई थी। वो काजल और मेरा जिक्र गोल कर गई थी। इसी में उसकी बचत भी थी, वरना उसके लिए वजाहत मुश्किल हो जाती कि रात के इस पहर वो मेरे कमरे में किस लिए आई थी। आग लगने के वाक़े से वो इतनी खौफसदा हुई कि रात ही को इसरार करके चली गई थी। कोई नई नर्स नहीं रखी गई थी। दुआएं मुझे महापारा इस्तेमाल कराती थी। दूसरे कामों के लिए मुलाजिम थे। डॉक्टर दिन में 2 बार आकर मेरा मुआयना कर जाता। आम जख्म तकरीबन भर चुके थे, पसली की हालत भी ठीक थी। डॉक्टर के मुताबिक अगले हफ्ते मेरे सीने वाला प्लास्टर भी कट जाएगा। अलबत्ता हाथ का प्लास्टर 3 महीने से पहले नहीं उतर सकता था। हादसे के दौरान पसली और कलाई की हड्डी मूंगफली की रेडी पर गिरने से टूटी थी। कोहला और टांग कार की टक्कर से मुतासर हुए थे। खुशकिस्मती से मैं मूंगफली के नरम ढेर पर गिरा था, वरना अगर पक्के फुटपाथ पर गिरता तो जख्मों की नौयत कहीं ज्यादा संगीन होती, और अगर मेरा सर किसी जगह टकरा जाता तो मेरे बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। आमिर खान के बारे में मुझे मालूम हुआ था कि किसी ने खामोशी से उसकी गर्दन में साइनाइड का इंजेक्शन लगा दिया था। यह मोहलक जहर सेकंड से भी कम अरसे में आदमी की जान ले लेता है। आमिर खान को दूसरा सांस लेने की मोहलत भी नहीं मिली होगी। बाद में एक दूसरी कार के ड्राइवर ने, जो मेरी कार के इन पीछे खड़ी थी, एक मलंग नुमा शख्स को आमिर खान से भीख मांगते देखा था। अजीब बात यह थी कि उसने भीख मांगने के लिए सिर्फ आमिर खान का इंतखाब किया था और उसके पास से हटते ही तेज तेज कदमों से वहां से चला गया था। जाहिर है फकीर के भेष में कातिल था जो पैगाम अजल लेकर आया था। उसने भिखारी के रूप में आमिर खान की जान ले ली थी।